दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सल्तनत कालीन प्रशासनिक, आर्थिक और कलात्मक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सल्तनत कालीन प्रशासनिक, आर्थिक और कलात्मक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 होता था? ऑप्शन है खराज, खम्स, जकात या जजिया। तो सही उत्तर है ये होता था खम्स। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों के द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर लगाए। खराज यानी लगान, खम्स यानी युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग, जजिया हिंदुओं पर धार्मिक कर और जकात यानी आय का 2.5% जो मुसलमानों से लिया जाता है और उन्हीं के हितार्थ व्यय कर दिया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया था? ऑप्शन है जौनपुर, हिसार, फतेहगढ़ या फिरोजाबाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फतेहगढ़ ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख हैं। फतेहगढ़ को फिरोज ने नहीं बसाया था और गुरु गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से 4 किले आनंदगढ़, केशवगढ़, लौहगढ़ और फतेहगढ़ का निर्माण कराया था। फिरोज तुगलक ने दासों के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग का गठन किया। उसके समय दासों की संख्या 1,80,000 थी। सुल्तान ने रोजगार दफ्तर, दीवाने खैरात और दारुल सफ़ा यानी खैराती दवाखाना खुलवाया। गुरु गोविंद सिंह ने मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की और पहाड़ी क्षेत्र में पौंटा हिमाचल प्रदेश नामक स्थान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मकबरों को अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के जो है किस वंश की विशेषता थी? तो सही उत्तर लोदी वंश। मकबरों के अष्टभुजाकार आकृति लोदी काल की वास्तुकला की विशेषता थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिकंदर लोदी का दिल्ली स्थित मकबरा है, जो इब्राहिम लोदी ने 1517 में बनवाया था। इसकी विशिष्टता इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? शहनाए मंडी, बरीद और मुनहिस, सराय ए अदल नहीं। तो ए और बी आपके सही उत्तर हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए शहनाए मंडी, बरीद और मुनहिस नामक पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। सराय ए अदल ये बाजार नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि न्याय के स्थान, निर्मित वस्तुओं के बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। विशेष रूप से ये सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था और बदायूं द्वार के पास एक बड़े मैदान में सराय ए अदल का निर्माण किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया गया था? पान, अफीम, नील या आम। तो सही उत्तर अफीम। सल्तनत काल में अफीम की खेती का प्रारंभ हुआ था और सल्तनत की प्रमुख फसलें जौ, गेहूं और गन्ना थीं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो उत्तर है खल्क जनसमूह के लिए प्रयोग किया जाता था। इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए हिंदू और उनकी मुस्लिम समाज में गैर विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को खल्क कहा जाता था। इस प्रकार अवाम ओ खल्क शब्द का प्रयोग जनसमूह के लिए किया जाता था। अशराफ तो ये उच्च वर्ग और अजलाफ निम्न वर्ग में मध्यकालीन समाज विभाजित था। कमीन शब्द भूमिहीन वर्गों या निम्न श्रेणी के लिए प्रयोग किया जाता था।
अहल ए कलम या उलेमा, इसमें मुस्लिम धर्मज्ञानी और विद्वान व्यक्तियों को शामिल किया जाता था। इनको मुसलमानों का मस्तिष्क का दर्जा प्राप्त है। और जिम्मी, ये गैर इस्लामिक लोगों को कहा जाता था जो जजिया कर अदा करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। अलाउद्दीन ने किसी विद्रोह की आशंका की समाप्ति के लिए शराब और अन्य मादक पदार्थों पर रोक लगा दी। सामाजिक और वैवाहिक रिश्तों पर भी रोक लगा दी। यद्यपि बलबन ने भी ऐसी प्रथाओं पर आंशिक प्रतिबंध लगाया जो व्यक्तिगत और दरबार तक ही सीमित था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे प्रतिबंध राज्य स्तर पर लगाए थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। मुहासिबा, तो ये लेखे जोखे का ब्यौरा होता था। मुतालिबा, ये सरकारी खजाने के दावे होते थे। मुकर्रर तलब स्वीकृत दावे होते थे और तलब ये वैतनिक दावे होते थे। तो यहाँ पर सही सुमेलन 3, 4, 1, 2 यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों के किस वर्ग या किन वर्गों में विभाजित किया था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को किन वर्गों में विभाजित किया था। तो सही उत्तर रातिबी और गैर रातिबी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल ए। याद रखिएगा, अफीफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों का विभाजन 2 श्रेणियों रातिबी और गैर रातिबी में किया था। रातिबी में कार्यरत कर्मचारियों को निश्चित वेतन दिया जाता था। ऐसे कारखानों का वार्षिक, रातिबी कारखानों में पील खाना, अबदार खाना, पायगाह आदि आते थे। जबकि गैर रातिबी में कार्यरत कर्मचारियों को निश्चित वेतन का प्रावधान नहीं था। गैर रातिबी कारखानों में जामदा, फराश खाना, रिकाब खाना आदि शामिल थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो पट्टा क्या होता था? गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र होता था। कबूलियत, ये स्वीकार्यता पत्र होता था। तखसीस जो है राजस्व आकलन होता था। और तहसील असल संग्रह होता था। तो यहाँ पर 3, 1, 4, 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। सल्तनत काल में पट्टा गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र था। कबूलियत स्वीकार्यता पत्र था। तस्खीश राजस्व आकलन और तहसील असल संग्रह होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर मुल्तानी व्यापारी और शाह यानी महाजन बहुत धनी हो गए थे? तो सही उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली के व्यापारी और महाजनों का उल्लेख करते हुए कहता है कि मुल्तानी लोग और दिल्ली के व्यापारी और शाह महाजन अमीरों को उनके इक्ताओं के एवज में ऋण देकर इतने धनी बन गए हैं कि केवल उनके घरों में सोना चांदी पाई जा सकती थी। जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख़ फिरोजशाही, फतवाए जहांदारी, कुव्वतुल तारीख इत्यादि हैं। बर्नी 17 वर्षों तक मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षण में रहा। तारीख़ फिरोजशाही में इसने फिरोज तुगलक को आदर्श सुल्तान बताया और इसमें बलबन से लेकर फिरोज तुगलक तक का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारत में सही दोहरा गुंबद का पहला प्रयोग किस इमारत में प्रमाणीकृत हुआ है? तो सही उत्तर है सिकंदर लोदी का मकबरा, ऑप्शन सी। दोस्तों, सिकंदर लोदी का मकबरा 2 प्रकार से महत्वपूर्ण है। दोहरे गुंबद का प्रयोग और 4 दीवारी से घिरे सहन मस्जिद के प्रार्थना स्थान के सामने खुली जगह को सहन कहते हैं। यहीं पर सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं। इनकी विशालता और अर्ध सजावट ये जो है सिकंदर लोदी के मकबरे में प्रयोग हुआ है। इन दोनों बातों ने मुगल काल के मकबरों का पथ प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था? आपको बताना है। तो सही उत्तर अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था। वो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जनपद के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। अमीर खुसरो प्रारंभ में बलवन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहे। महमूद की मृत्यु के बाद वे बलवन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहे। उनकी प्रमुख कृतियाँ मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, नूर सिपहर और तुगलक नामा हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण है? तो सही उत्तर तारीख़ फिरोज शाही में। तारीख़ फिरोज शाही की रचना शम्स ए सिराज ने की थी। अपनी पुस्तक में शम्स ए सिराज ने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल 1351 से 1388 का विस्तृत विवरण दिया है। इस पुस्तक में कुल 11 अध्याय हैं, जिसमें से छठा अध्याय नहरों के निर्माण से संबंधित है। शम्स ए सिराज ने बताया है कि ये नहरें सल्तनत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी। अगला है, निम्नलिखित लेखकों में से किसे हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि दी थी? तो सही उत्तर ख्वांदा मीर को। ख्वांदा मीर की हुमायूंनामा, जिसे कानूने हुमायूनी भी कहा जाता है, उसके लेखक ख्वांदा मीर को हुमायूं ने अमीर ए अखबार या श्रेष्ठ इतिहासकार की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न है, व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सबसे पहले किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? आपको बताना है। ऑप्शन है मीराते सिकंदरी, तबकाते नासिरी, तारीख़ फिरोज शाही या फतवाए जहांदरी। तो सही उत्तर तबकाते नासिरी में। सल्तनत काल में देश के भीतर अनेक स्थानों पर व्यापारिक वस्तुओं का कर प्राप्त करने के लिए चौकियां स्थापित की गई थीं। सबसे पहले मिन्हास उस सिराज के ग्रंथ तबकाते नासिरी में इस प्रकार की चौकियों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद इब्न बतूता के यात्रा विवरण और मसालिक उल औसार, फिमू मालिक उल अमसार में मोहम्मद तुगलक के काल में डाक चौकियाँ, खुफिया अधिकारियों और जांच पड़ताल करने के लिए स्थापित विशेष चौकियों का विस्तार से वर्णन है। तो स्पष्ट है कि विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था? अलबरूनी, हसन निजामी, मिन्हास उस सिराज या जियाउद्दीन बरनी। तो सही उत्तर अलबरूनी। दोस्तों, अलबरूनी अरबी, फारसी और संस्कृत का अच्छा विद्वान था। वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसकी रचना तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद आदि हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? तो सही उत्तर खिज्र खां के। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका खिज्र खां के आदेश पर लिखा था। इसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां और गुजरात के शासक कर्ण की पुत्री देवल देवी की प्रेम कथा का वर्णन किया है। इसकी प्रामाणिकता पर संदेह भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है। तो देखिए, अटाला मस्जिद जौनपुर ये आपका सही है। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में है। इसका निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ करवाया और इब्राहिम शाह शर्की ने 1408 में इसको पूर्ण कराया। ये मस्जिद हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला शैली का सुंदर उदाहरण है। फिरोज शाह बहमनी का मकबरा गुलबर्गा और मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर में है। चांद मीनार दौलताबाद में स्थित है, न कि दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में अमीर हाजिब किसका पदाधिकारी था? आपको बताना है। तो सही उत्तर ये दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करने और इसके वैभव को बनाए रखने वाला अधिकारी था, अमीर ए हाजिब। दोस्तों, सल्तनत काल में अमीर ए हाजिब को बारबक के नाम से संबोधित किया जाता था। ये पदाधिकारी दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करता था, उसके वैभव को बनाए रखने का प्रयास करता था। उसकी अनुमति के बिना कोई व्यक्ति सुल्तान तक नहीं पहुंच सकता था, न ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता था। अगला प्रश्न है, मदरसा ए नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो उत्तर है अल्तमस। मदरसा ए नासिरी का निर्माण अल्तमस यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था।
ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी ने ये मदरसा अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। अगला प्रश्न है कि इक़्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर ख्वाजा की नियुक्ति बलवन के द्वारा की गई थी। इक़्तादारों की आय के आकलन के लिए नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति बलवन द्वारा की गई। ये अपने क्षेत्र के इक़्तादारों पर नियंत्रण रखता था। उल्लेखनीय है कि बलवन ने इक़्तादारों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कठोर कदम उठाए थे। अगला प्रश्न है मसाहत किससे संबंधित था? भूमि से, सिक्के से, सेना से या फिर न्याय से? तो मसाहत भूमि से संबंधित था और ये भूमि की माप थी। अलाउद्दीन प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने राजस्व को भूमि की माप यानी मसाहत के आधार पर निर्धारित किया था। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर आर.पी. त्रिपाठी। सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक राम प्रसाद त्रिपाठी यानी आर.पी. त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न है किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ का कहा है और फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के अभिलेखों को संरक्षित भी करवाया। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण की गई भाषा कौन थी? तो सही उत्तर फारसी। दिल्ली सल्तनत के द्वारा संरक्षण की गई भाषा फारसी थी। तुर्क शासकों की मातृभाषा तुर्की थी। प्रशासनिक भाषा फारसी और धार्मिक कार्यों की भाषा अरबी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं भी समान रूप से दिखती हैं क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया है? ऑप्शन है कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, सिरवान की मीनार या मलविया मीनार। तो सही उत्तर अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं समान रूप से विद्यमान हैं। अजमेर स्थित इस मस्जिद का निर्माण अढ़ाई दिन में हुआ था। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में मवाजिब किसे कहते थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर सैनिकों को नकद वेतन का भुगतान करना। सल्तनत काल में सैनिकों को नकद भुगतान करने को मवाजिब कहते थे। सल्तनत काल में आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। अगला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था? आपको बताना है। तो सही उत्तर फवाजिल इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। वेतन के रूप में अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली भूमि इक़्ता कहलाती थी। इक़्तादार इस क्षेत्र से प्राप्त लगान की राशि से अपना वेतन और सेना का खर्च निकालकर शेष राशि केंद्र के कोष में जमा कर देता था। सल्तनत काल में राजस्व का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था और संपूर्ण सल्तनत काल में कृषकों को पैदावार का 1/3 से लेकर आधा भाग राजस्व के रूप में देना पड़ता था। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। हसन निजामी खजाइन उल फुतूह सही नहीं है। ईसामी की फुतूह उस सलातीन, अमीर खुसरो की मुफ्ता उल फुतूह और फिरोज शाह तुगलक फितूहात फिरोज शाही। खजाइन उल फुतूह के लेखक जो है हसन निजामी नहीं बल्कि अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो की अन्य रचनाएं किरान उस सादेन, आसिका, नूर सिपेहर, मिफ्ता उल फुतूह, तारीख़ दिल्ली और तुगलकनामा हैं। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है। तो यहाँ मिन्हास उस सिराज की रचना है तबकाते नासरी, ये आपका सही सुमेलित है। तबकाते नासरी मिन्हास उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया गया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन है उलेमा, उमरा,
लगान वसूलने वाला या सेना? तो सही उत्तर सेना। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति मुख्यतः सैनिक बल पर निर्भर थी। आरिज मुमालिक का मंत्रालय दीवाने आरिज कहलाता था। दीवाने आरिज सेना का प्रधान होता था। इसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों का हुलिया संबंधी रिकॉर्ड रखना, सेना के लिए साज सज्जा का प्रबंध करना, सैनिक अभियानों का आयोजन करना और सेना का निरीक्षण करना था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग संबंधित था किससे? आपको बताना है। तो दीवाने वक्फ ये व्यय कागजात की देखभाल करने से संबंधित था। दोस्तों दीवाने वक्फ विभाग का काम व्यय के कागजात की देखभाल करना था। इस विभाग की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? तो आप जान लीजिए, काजी उल कजात। सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को काजी उल कजात के नाम से जाना जाता था। प्रायः काजी उल कजात और सद्र उस सुदूर जो धर्म विभाग का प्रधान था, वो पद एक ही व्यक्ति को प्रदान किए जाते थे। सल्तनत कालीन प्रशासनिक, आर्थिक और कलात्मक गतिविधियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? ऑप्शन है खम्स, खराज, जकात या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। दोस्तों दिल्ली के सुल्तानों के समय उस्र, खराज, जकात, खम्स और जजिया कर लगाए गए। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, खराज गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर, खम्स लूट कर, जकात मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, सल्तनत काल के प्रशासनिक, आर्थिक और कलात्मक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।